हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो है आप देखने वाले वीडियो में जो भी जानकारी ये यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, वो भी हिस्ट्री का। ऐसे ही हम लोग जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अदर जो भी सब्जेक्ट है उनका जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ है, आप जानते हैं कि 21 में हुआ था, 2022 में हुआ था और 2023 में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर देख कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख कर जाते हैं तो आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा डीप पढ़ना है कि ऊपर ऊपर से ही अगर हम पढ़ लेते हैं और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो ऐसे ही अगर जो भी कैंडिडेट यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 का, उन्हें ज़रूर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर जाना चाहिए। फिलहाल मैं अभी जो है हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ला रहा है, इसके बाद ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। जियोग्राफी आएगा, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऐसे आएगा। एग्जाम से पहले पहले सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा और छोटा छोटा मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं करता हूँ। अगर आपको लेंदी लगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। फिलहाल चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का अपने सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए है गंगा, बी गंडक, सी पुनपुन और डी जो ऑप्शन है उसका जो है निरंजना। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो आपका डी होगा, यानी निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। चलिए गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था शुद्धोधन था और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का जो नाम था राहुल और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। बुद्ध ने अपना उपदेश जन साधारण की भाषा जो है पाली में दिया था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में दिया था। एक बार हम लोग फटाफट और रिवीजन कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के तट पर हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का जो गौतम बुद्ध के नाम यशोधरा था। बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। मैं इसलिए दोबारा रिवीजन कर दे रहा हूँ कि आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन ए है कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी मगध और डी है जो कुरुक्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला हो वो आपका होने वाला है कन्नौज। यानी हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज ऐसी राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी। तो चलिए हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का शासक था। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनके बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने देख लिया कि इसका राइट आंसर जो था ए। और इसमें हम लोग जो भी डिटेल्स में थोड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं उनमें देखेंगे तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर पूछा जाता है कि हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऐसे क्वेश्चन तमाम पूछे जाते हैं। तो इसका डिटेल्स भी जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे से देख लीजिए। फिलहाल एक बार मैं रिविजन कर देता हूँ कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का शासक था। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की हार हुई थी। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन को भारत का हिंदू सम्राट कहा गया है और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सेवा की
जो सेना यहाँ होगा, सेवा लिख गया है, सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी। तो ऑप्शन ए है मराठा, बी ब्रिटिश, सी मुगल और डी है नायक। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका मराठा होने वाला है, यहाँ सेना होगा, ध्यान रखेंगे। तो मराठा ऐसी सेना थी जिसका जो छापामार गुरिल्ला रणनीति का प्रयोग किया था। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक थे शिवाजी थे। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया? तो औरंगजेब ने दिया था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पे आधारित थी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी किस पे आधारित थी? तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पे आधारित थी। हम लोग बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाहेंगे इसमें ज़्यादा विस्तृत देखें तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। पर मैं सोच रहा हूँ कि जो आंसर राइट हो रहा है उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ चीज़ें फैक्ट बताता चलूँ, अतिरिक्त जानकारी भी आपको देता चलूँ, और ये ऐसे हैं कि इनमें से क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला गया हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए खाली स्थान है तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए पत्थर की नक्काशी, ऑप्शन बी हाथी दांत नक्काशी, सी है लकड़ी की नक्काशी और डी ऑप्शन है आपका मोम लिपि विधि। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका राइट आंसर जो होगा इसका मोम लिपि विधि का प्रयोग किया गया था। यानी हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लिपि विधि का तकनीक का जो इस्तेमाल किया गया था। चलिए थोड़ा इससे जुड़ा हुआ अतिरिक्त चीज़ें देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली थी। तो कांस्य नर्तकी मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। जो अग्निकुंड था वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। जुते हुए खेत और नक्काशीदारी ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। यानी पूछ दिया जाए कि जुते हुए खेत और नक्काशीदारी ईंट कहाँ से जिनके साक्ष्य मिले हैं तो आपके कालीबंगन से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहूदड़ों में मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे अच्छे से याद करते हैं क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार और मैं रिवीजन इसका करा देता हूँ आपको। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य से मूर्ति मिली है। अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशदारी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मनके बनाने के जो कारखाने थे वो लोथल एवं चनहूदड़ो से मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन होने वाला पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। ऑप्शन ए मगफूर अहमद आजादी, बी बिपिन चंद्र पाल और सी बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन है हसरत मोहानी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा डी हसरत मोहानी। तो चलिए इससे जुड़े हुए थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। मौलाना हसरत मोहानी 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थे। मौलाना हसरत मोहानी 1901 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। तो इससे थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी है तो आप इसको भी देखते चलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। चलिए यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादा टफ आपको नहीं पूछा जाता है, नॉर्मली पूछा जाता है। बट आप सभी क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाएंगे एग्जाम में जब आप जितना पढ़े हुए रहेंगे और उसका अच्छे से रिवीजन किए रहेंगे। तो आप डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छा से अच्छा हर एक सब्जेक्ट में नंबर पीटी जो होने वाला है 2023 का उसमें ले आ सकते हैं क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो ऑप्शन ए है महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, बी है कोलकाता निगम अधिनियम 1899, सी आपका बंगाल को विभाजित करने का निर्णय और ऑप्शन डी है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। यानी निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो जो आपका बंगाल को विभाजन करने का निर्णय है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। तो चलिए इससे जुड़ा हुआ थोड़ा अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं।
बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। स्वदेशी आंदोलन पूर्व गांधीवादी युग के सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। तो आपने देख लिया कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। यानी पूछ दिया जाए कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई थी, तो 7 अगस्त 1905 में किया गया था। और स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो बंगाल को विभाजित करने का जो निर्णय लिया गया था वो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण था। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में देखेंगे, पूछा गया कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। तो ऑप्शन ए है आपका संस्कृत, ऑप्शन बी है हिंदी और ऑप्शन सी है अंग्रेजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन सी यानी अंग्रेजी। यानी कह सकते हैं ब्रिटिश ने अंग्रेजी जो भाषा थी वो भारतीय समाज में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुकता दिखाई थी। चलिए थोड़ा इससे जुड़े हुए अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में अंग्रेजी भाषा को पेश करने में उत्सुकता दिखाई थी। मातृभाषा की अपेक्षा की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारत को शिक्षित करने के लिए नहीं बल्कि अपने उपनिवेशित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो आपने देख लिया 7वां क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो आपका सी होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। बाकी और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप इसमें वीडियो में सुधार करना चाहिए मुझे। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। ऑप्शन ए शक्ति का विभाजन, बी है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए एक विशेष शक्तियां और ऑप्शन सी है प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन और ऑप्शन डी आपका दिया गया संघीय बैंक की स्थापना। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी होगा यानी प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए एक विशेष शक्तियाँ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था, तो प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां जो था ये एक उदाहरण था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा गोलमेज सम्मेलन 1930-32 में हुई चर्चाओं के प्रमुख बिंदुओं के साथ पारित किया गया था। बाकी गोलमेज सम्मेलन आप जानते हैं प्रथम सेकंड थर्ड जो 30, 31 और 32 में हुआ था। डिटेल्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो थ्योरी की क्लास तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों बाद आएगी। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। करंट अफेयर्स की वीडियो धीरे धीरे आना शुरू हो गया, उसको हम लोग देखते रहेंगे। बाकी डिटेल्स में जानकारियाँ अगर वीडियो देखना है तो अगले महीने उम्मीद है कि वीडियो आने लगेंगी। फिलहाल अभी आप MCQ देखिए। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा बी यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा जो PET का एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 16/10/2022 को प्रथम पारी में एग्ज़ाम हुआ था उसका ये अंतिम क्वेश्चन है हिस्ट्री का। खिलाफत मुद्दों को उठाने में महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन ए यानी कह सकते हैं कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, तो हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए ये मुख्य कारण था। तो आपने देखा कि जो PET का एग्ज़ाम हुआ था 16/10/2022 प्रथम पारी में, उसको 10 क्वेश्चन को हम लोग हिस्ट्री के देख लिए। तो ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नॉर्मली पढ़ लेते हैं, बट उसका अच्छे से आप रिवीजन करके जाएंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। और मैं कोशिश करता हूं कि 1 से 2 बार क्वेश्चन को रिवाइज कर दूं कि आपको इसी वीडियो में ही
पूरे के 10 या जो भी क्वेश्चन अब आते रहेंगे वो आपको याद होता जाए कि एक बार और अगर आप पेपर के समय अच्छे दोबारा देख लेते हैं फटाफट तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। चलिए फिलहाल अगर वीडियो लेंदी हो गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई एडवाइस कमेंट में बता सकते हैं या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में बता सकते हैं। और कोई सुझाव देना हो तो आपका कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या सुधार करने की ज़रूरत है। फिलहाल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।